नमस्कार मित्रों, मैं फूलचंद झजड़िया अपने YouTube चैनल कानूनी नज़रिया पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज कानूनी विषय पर चर्चा के क्रम में हम ये देखेंगे कि हमारे देश में 1 जुलाई 2024 से 3 नए कानून लागू हुए हैं। ये आप सभी जानते हैं। उनमें से एक कानून है भारतीय न्याय संहिता। इसके स्थान पर पहले था भारतीय दंड संहिता, इंडियन पेनल कोड। ये इंडियन पेनल कोड 1860 में अंग्रेज़ों के द्वारा बनाया गया था, जब हमारे यहाँ अंग्रेज़ों का शासन था। उसके बाद 1870 में उस कानून में, भारतीय दंड संहिता में, एक नई धारा 124A जोड़ी गई और वह धारा राजद्रोह को परिभाषित करते हुए उसके दंड के प्रावधान के लिए थी। तो राजद्रोह का मतलब ये था उस समय कि ब्रिटिश शासन यहाँ था और उस शासन की कोई खिलाफत करे, कोई बगावत करे, कोई स्वतंत्रता का आंदोलन करे, तो उस आंदोलन को कुचलने के लिए, उस बगावत को दबाने के लिए, उस सरकार के खिलाफ जो भी खिलाफत हो, उस खिलाफत को राजद्रोह का नाम दिया गया। राज्य के खिलाफ जो सरकार है, शासन है, उसके खिलाफ यदि कोई विद्रोह होता है तो उसको दंडित करने के लिए, उसको दबाने के लिए और ऐसे लोगों को दंडित करने के लिए ये कानून 1860 के 10 साल बाद में सन 1870 में जोड़ा गया और यही इसका उद्देश्य था। तो उसमें यह था कि जो कोई बोले गए या लिखे गए शब्दों से या संकेतों से या दृश्य रूपण, विजिबल रिप्रेजेंटेशन, या अन्यथा और किसी प्रकार से भारत में विधि द्वारा स्थापित सरकार के प्रति, अब भारत में विधि द्वारा स्थापित उस समय अंग्रेजों की सरकार थी, तो उन्होंने अपनी सरकार के बचाव के लिए ये कानून बनाया कि वो कुछ भी बदमाशी करे तो उसके कोई खिलाफत न करे, कोई आंदोलन न करे, बगावत न करे, और करे तो उसको इस धारा में राजद्रोह के अपराध में दंडित करेंगे। इस आशय से उन्होंने ये कानून जोड़ा था। तो भारत में विधि द्वारा स्थापित सरकार के प्रति कोई घृणा या अवमान पैदा करेगा या ऐसा करने का प्रयत्न करेगा या अप्रीति प्रदीप्त करेगा। अप्रीति का मतलब उस सरकार के प्रति लॉयल्टी ना हो, सरकार के प्रति भक्ति की भावना ना हो, सरकार के प्रति नफरत की भावना हो, तो उसको अप्रीति कहते हैं। और प्रदीप्त करेगा यानी उसको भड़काएगा, उत्तेजित करेगा, जिसको आग में घी डालना कहते हैं मुहावरे के रूप में। तो ऐसा करेगा या ऐसा करने का प्रयत्न करेगा तो वो राजद्रोह कहलाएगा और उसके लिए आजीवन कारावास और जुर्माना अथवा 3 वर्ष का कारावास और जुर्माना अथवा जुर्माना, इनसे उन्हें दंडित किया जाएगा। ये इसमें प्रावधान था भारतीय दंड संहिता की धारा 124A में। तो वो सरकार के खिलाफ विद्रोह करने की जो बात थी, उसको कुचलने के लिए, दबाने के लिए ब्रिटिश लोगों ने अपने समय में ये कानून संशोधन करके जोड़ा और बनाया। अब आज़ादी के बाद भी लंबे समय तक ये कानून चलता रहा। अब वर्ष 2024 में दिनांक 1 जुलाई 2024 से जो नया कानून लागू हुआ है, भारतीय न्याय संहिता 2023, इसमें इस राजद्रोह के कानून को पूर्णतया हटा दिया गया है और इसकी जगह नया कानून बनाया गया है जो भारतीय न्याय संहिता की धारा 152 भारतीय न्याय संहिता की धारा 152 में इसका उल्लेख है। अब इस पूरी धारा में देशद्रोह शब्द तो कहीं भी उल्लेख नहीं किया है, लेकिन आम जनता इसको यूँ समझने में, बोलचाल में काम में लेती है कि पहले राजद्रोह का प्रावधान था, राजद्रोह के प्रावधान को हटा करके अब देशद्रोह का प्रावधान रखा है। तो ये संक्षेप में आम लोगों के बीच समझने के लिए एक शब्द का प्रयोग किया गया है।
लेकिन इस धारा में, इसकी परिभाषा में ऐसा शब्द नहीं है। इसमें जो शब्दावली प्रयोग की गई है वो इस प्रकार है। तो जो नया कानून है वो ये है कि जो कोई उद्देश्य पूर्वक, प्रयोजन पूर्वक या जानबूझकर, ऐसा उद्देश्य रखते हुए या जानबूझकर बोले गए शब्दों से या लिखे गए शब्दों से या संकेतों से या दृश्य निरूपण से या इलेक्ट्रॉनिक संसूचना, अब ये एक चीज़ और नहीं आई इसमें, तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से कोई भी कम्युनिकेशन किया जाता है या वित्तीय साधन का प्रयोग करके कोई धन की व्यवस्था ऐसे काम के लिए करता है, धन उपलब्ध करवाता है और वो उसे मददगार साबित होता है, या अन्य किसी प्रकार से क्या करेगा, ये बोले गए शब्दों से, लिखे गए शब्दों से, संकेतों से, दृश्य निरूपण से, इलेक्ट्रॉनिक संसूचना से, वित्तीय साधनों की मदद से या अन्य प्रकार से उद्देश्य पूर्वक या जानबूझकर क्या करेगा, अलगाव, सेपरेशन या सशस्त्र विद्रोह या विध्वंसक क्रियाकलाप को प्रदीप्त करता है। प्रदीप्त का मतलब वही है उत्तेजित करना, भड़काना, या प्रदीप्त करने का प्रयत्न करता है, या अलगाववादी भावनाओं को बढ़ावा देता है, अलगाववादी भावनाओं को बढ़ावा देता है, या भारत की संप्रभुता या एकता और अखंडता को खतरे में डालता है, या ऐसा करने में वह सम्मिलित होता है या ऐसा कारित करता है, तो इस प्रकार का जो भी कार्य करेगा वो भारतीय न्याय संहिता की धारा 152 के तहत उम्र कैद, आजीवन कारावास या 7 वर्ष का कारावास और जुर्माना से दंडित किया जाएगा। ये इसमें प्रावधान रखा है। तो इसमें मुख्य रूप से ये है कि भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता, इनको खतरे में डालता हो या अलगाववादी कोई विचारधारा रख करके उसको भड़काता हो या सशस्त्र विद्रोह करता हो, विध्वंसक क्रियाकलाप करता हो, तो इस प्रकार की भावनाओं को भड़काना, इस प्रकार का क्रियाकलाप करना, ये जो है इस प्रकार के उद्देश्य से जानबूझकर कोई करता है, शब्दों से या संकेतों से या इलेक्ट्रॉनिक सूचना से या वित्तीय साधन उपलब्ध करा करके, मदद करके, तो वो इस धारा में दोषी पाया जाएगा। अब इसमें 3 शब्द जो हैं, संप्रभुता, एकता और अखंडता, सामान्यतः अपन सुनते ही रहते हैं, जानते भी हैं, फिर भी थोड़ा संक्षेप में मैं यहाँ पर स्पष्ट करना चाहता हूँ। संप्रभुता का मतलब है कि राष्ट्र का आंतरिक और बाहरी मामलों में पूर्णतया स्वतंत्र और स्वायत्त होना, किसी बाहरी देश का कोई हस्तक्षेप न होना। कि अब हमारा देश भारत है, भारत के किसी भी आंतरिक मामले में या बाह्य मामले में अन्य किसी शक्ति का या अन्य किसी देश का हस्तक्षेप न हो, पूर्णतया भारत के अंदर जो विधि द्वारा सुस्थापित सरकार है वह अपना नीतिगत फैसला ले और आंतरिक और बाहरी जितने भी क्रियाकलाप है वो सारे करे और योजनाएं बनाए, शासन करे। इनमें किसी का कोई हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, और यदि हस्तक्षेप होता है तो वो संप्रभु नहीं कहलाएगा। हमारा देश संप्रभु है, हमारे देश की किसी भी आंतरिक और बाहरी किसी भी कार्य या योजना में अन्य किसी का हस्तक्षेप नहीं हो सकता, और यदि ऐसा कोई करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाती है। दूसरा, एकता, एकता और अखंडता, तो इनमें क्या मतलब है इनका दोनों का? तो एकता का मतलब है भारत के सभी नागरिकों, क्षेत्रों और विभिन्न सांस्कृतिक व धार्मिक समूहों के बीच सामंजस्य और आपसी सहयोग होना। ये सामूहिक भावना को दर्शाता है। तो जिसको हम कहते हैं विविधता में एकता, हम विभिन्न संस्कृति और विभिन्न धर्म जाति के लोग यहाँ भारत के अंदर एकत्व की भावना से, अपनत्व की भावना से, देश के अंदर राष्ट्रत्व की भावना से जो सामंजस्य बना करके रहते हैं, सबका एक ही लक्ष्य है कि हमारा देश जो है वो विकास करे, जिससे हम भी सुखी रह सकें यहाँ, और बिना किसी भेदभाव के, बिना चाहे वो धर्म का हो, संस्कृति का हो, क्षेत्र का हो, भाषा का हो, किसी भी प्रकार का कोई एक दूसरे के बीच कोई भेदभाव नहीं, सामूहिकता की भावना। तो इस सामूहिक भावना को जो को खंडित करता है उसको ये बनाता है कि वो उसको खतरे में डालने की कोशिश कर रहा है, खतरे में डाल रहा है। और अखंडता, अखंडता का मतलब है राष्ट्र की भौगोलिक एकता। ये जो एकता ऊपर बताइए अभी, ये तो है
सांस्कृतिक, धार्मिक क्षेत्र आदि के बारे में एक सामूहिक भावना होना, और अखंडता का मतलब टेरिटोरियल यूनिटी, राष्ट्र की भौगोलिक एकता को बनाए रखना। अटूट और अविभाज्य हमारा देश बना रहे ऐसी भावना रखना, इसको बोलते हैं अखंडता। जो खंडित न हो वो अखंड कहलाता है। तो हमारे भारत देश की संप्रभुता, एकता और अखंडता को जो कोई खतरे में डालता है या डालने का प्रयत्न करता है या ऐसे कार्य में शामिल होता है और उसका उद्देश्य और ऐसा करने का है या वो जानबूझकर, जानते हुए ऐसा शब्दों द्वारा, संकेतों द्वारा, दृश्य रूपण द्वारा, कोई दृश्य दिखा करके, कोई इलेक्ट्रॉनिक संसूचना या वित्तीय साधन उपलब्ध करा करके अलगाववाद की कोई भावना पैदा करता है, सेपरेशन की भावना पैदा करता है, सशस्त्र विद्रोह को भड़काता है, अन्य कोई विध्वंसक क्रियाकलापों को प्रदीप्त करता है, चाहे वो रुपया पैसा देकर के, धन के साधन से इस तरह का प्रदीपन कर रहा हो, किसी भी प्रकार से ऐसी कोई भी गतिविधि करेगा तो वो भारतीय न्याय संहिता की धारा 152 के तहत, जैसा मैंने आपको अभी बताया, दंडनीय होगा और उसमें आजीवन कारावास या 7 वर्ष का कारावास और जुर्माना दंड का प्रावधान है। अब इसमें एक बात और स्पष्ट करनी है, वो ये है कि ये जो सारी बातें हैं, तो इसका क्या ये मतलब हुआ कि भारत में जो सरकार है या उसके खिलाफ कुछ भी बोलेंगे तो वो एकता, अखंडता खतरे में पड़ जाएगी? नहीं, ऐसा नहीं है। ये जो इस प्रकार का उद्देश्य है अलगाववादी और एकता, अखंडता और संप्रभुता को खतरे में डालने का, इस प्रकार का उद्देश्य के बिना और इस प्रकार की जानकारी न रखते हुए भारत में स्थापित किसी भी राज्य की सरकार हो, चाहे केंद्र में केंद्र की सरकार हो, यहाँ पर किसी भी सरकार के द्वारा जो कामकाज किया जा रहा है और उन कामकाज के लिए जो नीतियाँ बनाई जा रही हैं, जरूरी नहीं कि भारत की संपूर्ण जनता, संपूर्ण राजनीतिक दल उसका अनुमोदन करें। यदि इसमें कोई कमी नज़र आती है, कोई दोष नज़र आता है, तो उसकी वो आलोचना भी कर सकते हैं। तो किसी सरकार के कार्य की आलोचना करना या उससे सहमत न होना, उसका अनुमोदन न करना, ये इस धारा के तहत दंडनीय नहीं होगा। इस प्रकार की भावनाओं को प्रदीप्त किए बिना, ऐसी भावना जो इसमें धारा 152 में दंडनीय अपराध के बारे में बताई गई, इन भावनाओं को भड़काए बिना, इनको नहीं भड़काना है, इनको भड़काए बिना विधिपूर्ण साधनों से और सरकार के कामकाज की असहमति प्रकट करते हुए कोई टीका टिप्पणी की जाती है तो वो इस धारा के तहत अपराध का गठन नहीं करती है, उसमें अपराध नहीं माना जाएगा। तो मैं आशा करता हूँ कि आप इस छोटे से कानून के बदलाव के तथ्य को समझे होंगे और आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।